सकते हो। देखो कभी जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है आपको। यूनिट का एक तो क्या चीज ध्यान रखना, जो गिवन है वो यूनिट सबका सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर सिमिलर नहीं है तो आपको यूनिट को आप क्या कर दो, सबका सेम करो पहले, ठीक है, मीटर में कर दो या एमएम में, सबको कर दो, जो भी जो सुविधा बनती है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आपको न्यूमेरिकल वाला है, न्यूमेरिकल आपको नंबर आपको फीड करना है, उसको देखो कि किस यूनिट में आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे आपको अभी मेरा आंसर आया, सेकेंड में भी मैंने निकाला, आवर में भी निकाला, तो ये पूछा किस में गया है, वो क्वेश्चन में रहेगा कि आपको वैल्यू किस में फीड करना है, कि सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में, यूनिट में फीड करना है या आवर में। तो उस हिसाब से आपको उसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आप जो न्यूमेरिकल आता है वो आपका उसी टाइप का रहता है ना। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता, खाली नंबर फीड करना है, तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, गेट में थोड़ा सा रिलैक्स होके और प्रैक्टिस आपको करते रहना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस रोज करो आप। ऐसा नहीं कि आपने ये फॉर्मूला देखा, एक क्वेश्चन बनाया, फिर आपने छोड़ दिया कि वो आपसे बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो आप। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, होगा क्या कि जो बड़े बड़े आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा इसमें मुझे स्टेप करना पड़ रहा है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना वो आपका धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि नहीं, वो 2-3 स्टेप में आप करने लगोगे। जो 10 स्टेप में होता है अभी आपसे ना, वो 2-3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो यही जो है टाइम आपका बचाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे तब, ठीक है, वो आपका टाइम बचाएगा, है ना। क्योंकि 3 घंटे कई बार कम पड़ जाते हैं, और वहां पे कैलकुलेटर भी बहुत दिक्कत वाली होती है, कैलकुलेटर में भी टाइम बहुत जाता है, तो 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करो और स्पीड अपना बढ़ाओ, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, और इससे काफी क्वेश्चन जो है ना आए हुए हैं पिछले साल। तो मैं सेमीकंडक्टर के बारे में, आप लोग शायद स्कूल में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करूंगा। जो जितना जरूरत है ना मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, याद रखिए, ठीक है। हालांकि इसमें पढ़ने जाओगे तो काफी कुछ है, बट आपके एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, ठीक है, उतना ही तक मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे पास लगभग 2000 या 1995 से क्वेश्चंस है, उससे पुराने क्वेश्चंस भी है। तो जब सेम टाइप का पैटर्न में जब आपको पूछा जा रहा है गेट में पिछले 30 सालों से, तो आप क्यों दूसरे टाइप का क्वेश्चन को आप देखोगे? क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। क्वेश्चन आप ढूंढने जाओगे तो कई सारे क्वेश्चन कई सारे टाइप का मिलेगा, बट उसी पर फोकस करना है जो ऑलरेडी गेट में जिस पैटर्न का आपको पूछा जाता है, ठीक है। और हर टॉपिक से एक सिमिलर पैटर्न होता है, वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी को पकड़ के आपको चलना है। चलिए, तो सेमीकंडक्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूं। तो देखो, सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती है ना, हम वहां पे यूज करते हैं, आप सबको पता होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है वहां पे सेमीकंडक्टर का यूज होता है। अब ये सेमीकंडक्टर, आप नाम देखोगे तो क्या है, सेमी है और कंडक्टर है। सेमी का मतलब होता है कम, सेमी का मतलब कम है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। किसके कंपेयर में? कंडक्टर के कंपेयर में। देखो, मटेरियल को अगर कंडक्टिविटी के बेस पे आप डिवाइड करोगे ना, तो 3 टाइप मिलेगा इसका। पहला क्या मिलता है? कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट कराता है ना। जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। आप लोग देखे होंगे जो वायर बनते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम का बनता है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है कंडक्टिविटी, बट ये कॉस्टली है तो हम उसका वायर तो बना नहीं सकते। तो कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट कराता है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है आपका सेमीकंडक्टर, इसमें आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंडक्टिविटी जो है ना कंडक्टर से कम होता है, बट इसमें कंडक्टिविटी होती है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो इसमें करंट पास होगा, ठीक है। तीसरा जो होता है ना वो होता है इंसुलेटर। तीसरा कैटेगरी क्या है? इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर जो जिसमें करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। जैसे आपका बिजली का बोर्ड है, प्लास्टिक का बना है ना, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगा है वो सब क्या है? इंसुलेटर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है।
बिल्कुल भी नहीं करती है, वो होता है आपका इंसुलेटर, है ना। अब इस चीज को आपको सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती कैसे है। तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो आपका है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तभी मटेरियल कंडक्टिव होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी मेटल होते हैं ना, ठीक है, मेटल जैसे कोई भी मेटल आप ले लो, इसके अलावा भी जैसे आपका स्टील हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, लीड, टीन, जो भी है, सब क्या होता है? मेटल जितना होता है कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो आपको पता है एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बीच में होता है आपका न्यूक्लियस, उसके सब तरफ अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ना, मूव कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, जो सबसे आउटर होता है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एल्यूमिनियम के केस में इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस से सबसे दूर में होते हैं, इसकी वजह से ये लूजली कनेक्टेड होते हैं किससे? न्यूक्लियस से, है ना। न्यूक्लियस ही होता है जो अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो न्यूक्लियस ही है जो पूरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करके रखता है। अब जो आउटर मोस्ट जो सेल में है जो इलेक्ट्रॉन, वो दूर है न्यूक्लियस से, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को आप यहां से अलग कर सकते हो। थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, वोल्टेज दोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से कहां क्या होगा? ये वैलेंस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसानी से एटम्स को छोड़ देंगे, एटम को छोड़ के फ्री हो जाएंगे। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, उसकी वजह से आपको मिलती है कंडक्टिविटी। तो जितना भी मेटल होता है उसमें होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, ठीक है, ओके। अब इसको आप बैंड के रूप में भी समझ सकते हो, ये सेम चीज को एक बैंड के रूप में समझ सकते हो आप, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2 टाइप का बैंड बोल सकते हो। एक होता है आपका कंडक्शन, नीचे आपका होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, इधर आपका होता है कंडक्शन बैंड। ये क्या है? दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है। मतलब कंडक्शन बैंड मतलब जो वही बताया ना, लास्ट ऑर्बिट में या शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन जैसे एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में बताया, तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे अवेलेबल है जो कि फ्री हो सकता है, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड में है तब तक, या वैलेंस है मतलब अटैच है न्यूक्लियस के साथ, तब तक ये फ्लो नहीं कराएंगे। जैसे आप इसको एनर्जी दोगे, कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड दोगे, तो वैलेंस बैंड से निकल के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मतलब कुछ एनर्जी गेन करेगा, है ना। तो इसके बीच कुछ एनर्जी गैप होता है, मान के चलो ईजी, हम एक एनर्जी गैप है, तो इतनी एनर्जी इसको चाहिए, जो यहाँ पे जो गैप है एनर्जी गैप, उतनी एनर्जी जैसी इसको मिलेगी कंडक्शन बैंड से कहां, वैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जैसी जाएगा वो आपका फ्लो करना चालू कर देगा, आप ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चालू करेगा, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, उसको क्रॉस करना होता है। तो मेटल में ये जो बैंड होता है ना, ये जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। किसमें? मेटल में, मतलब कंडक्टर में बहुत ही कम होता है। किसी किसी मेटल में तो दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड जैसे ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और इसी में ओवरलैप कर जाएगा आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका ओवरलैप हो जाएगा, इधर आपका कंडक्शन बैंड। मतलब कि एनर्जी आपको एकदम थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे, मतलब एनर्जी भी देने की जरूरत नहीं है। जो वैलेंस बैंड है वो आपका कंडक्शन बैंड में रहता है, मतलब ओवरलैप करता है। तो यहां से एकदम मिनिमम अमाउंट में अगर आप
सप्लाई कर रहे हो एनर्जी, एनर्जी कैसे सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख रहे हो उसको, वोल्टेज में, दो वोल्टेज के बीच में रख रहे हो, तो यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है और करंट फ्लो होता है। तो ये हो गया कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर की कहानी हो गई है। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में सेम कॉन्सेप्ट से समझो, उसमें क्या होता है, ये जो गैप है ना, एनर्जी गैप, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब जैसे अगर ये आपका वैलेंस बैंड है, मान के चलो इलेक्ट्रॉन मौजूद भी है, ठीक है, तो कंडक्शन बैंड बहुत दूर होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वैलेंस जो बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो जा पाएगा किसमें, कंडक्शन बैंड में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो आपको उसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए क्या चाहिए भाई, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि वैलेंस, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, वो बॉन्ड से कनेक्टेड है, आपको उसको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो कंडक्टिव हो पाएगा। तो इतनी एनर्जी मिलती ही नहीं उसको, इसलिए वो क्या रहता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है सेमीकंडक्टर की। तीसरी कैटेगरी क्या आती है आपका, सेमीकंडक्टर का। तो नाम से आपको पता है सेमीकंडक्टर, मतलब यहां पे जो एनर्जी गैप होगी ना, वो कंडक्टर से ज्यादा होगी लेकिन इंसुलेटर से कम होगी, ठीक है। तो ये जो मान के चलिए आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, इधर आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस जो एनर्जी गैप भी बोलते हैं, वो आपको कंडक्टर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा एनर्जी गैप, और इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी वैलेंस बैंड से जाएगा कंडक्शन बैंड में, बट कम अमाउंट में जा पाएगा, कम अमाउंट में जा पाएगा यहाँ पे, इसलिए कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिलिकॉन का, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सेमीकंडक्टर एक है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, बॉन्डिंग देखोगे, तो इसमें होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन के सबसे आउटर मोस्ट सेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 4, है ना। अब इसको, इस एटम को, या इस एटम को स्टेबल होने के लिए आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। 8 मतलब जो फुली फील्ड जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको पास तो केवल 4 है, तो क्या करता है, आसपास के 4 और एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, शेयरिंग कर लेता है। इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, इधर ऊपर से शेयरिंग कर लेगा, इधर से शेयरिंग कर लेगा, इधर, मतलब आसपास 4 और सिलिकॉन एटम से शेयरिंग कर लिया। अब टोटल इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। वैसे ये भी सबसे शेयरिंग कर लेगा, इसके पास भी, इसके मतलब पूरा ऐसे एक चैन बन गया है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या, यहां पे ध्यान से देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है क्या आपको, फ्री नहीं है, क्योंकि सब बॉन्ड से कनेक्टेड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली पीली नहीं बैठा है कि वो फ्लो कर पाए, फ्री नहीं है, सब कुछ बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कंडक्टिविटी होती क्यों है, फिर ये सब तो कनेक्टेड है, तो हम सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे से आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड जो है ना ब्रेक होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जैसे यहाँ का बॉन्ड मान के चलो ब्रेक हो गया, मान के चलो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन, अब वही इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये जो गैप दिख रहा है ना, वही तो है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो गैप चाहिए, वही तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना,
वही तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सेमीकंडक्टर, इससे क्या समझ में आ रहा है कि सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर होगा लो टेम्परेचर में। तो लो टेम्परेचर में कंडक्टिविटी कम होगी, हाई टेम्परेचर में ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट ये है कि 0 केल्विन में एब्सोल्यूट 0 डिग्री, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 0 केल्विन को। इससे लोएस्ट टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। तो 0 केल्विन में कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी जो है वो ना 0 होती है। किसकी? सेमीकंडक्टर की। 0 केल्विन में सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी को दिखा रहा है, वो 0 होता है 0 केल्विन में, है ना। और उससे ज्यादा टेम्परेचर में कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है। मतलब रूम टेम्परेचर में सिलिकॉन में कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपका थर्मल एनर्जी उसको मिल रहा है रूम टेम्परेचर में, तो कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगी? उसको बॉन्ड टूटेगा और कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आपकी रहेगी। तो सीधी सी बात क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टिविटी? टेम्परेचर पे, ठीक है। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं? तो ये आर्हेनियस इक्वेशन से आप समझ सकते हो। ये यहां पे देखो, एक चीज मैं एक फॉर्मूला भी मैं लिखने जा रहा हूं, वो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो बता देता हूं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बनेगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किसमें? टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन से आप उसको निकाल सकते हो। तो यहां पे एक फॉर्मूला है, एन स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये होगा कैपिटल एन, सबका मीनिंग बताऊंगा मैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जी अपॉन 2k_T। ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है न्यूमेरिकल जब बनाओगे। तो यहां पे स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, आप इसको लिख सकते हो इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से निकल के कहां जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। कैपिटल एन क्या है? ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन वैलेंस बैंड, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है और इतने कंडक्शन बैंड में है। तो यहीं से ही ये कहां पे जा रहा है? इसमें जा रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। और ईजी मतलब ये यही तो है आपका जो एनर्जी गैप जो मैंने बताया था ना, वही है। ये जो ई और जी दिखा है ना, ये आपको क्या है? एनर्जी गैप है, ठीक है। के जो है यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल डी जो है वो टेम्परेचर है। तो यहां पे सिंपल सा क्या देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस बैंड, मतलब इधर वैलेंस बैंड में ये एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है वैलेंस बैंड में, अवेलेबल है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहां जा सकते हैं? जो जा सकता है भाई आपका कंडक्शन बैंड में। और ये जो गैप है यही ईजी एनर्जी गैप है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो डिपेंड करता है एनर्जी गैप पे, दूसरा टेम्परेचर पे, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां कंडक्शन बैंड में जाएगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को आप सीधा कंडक्टिविटी के बेस पे भी निकाल सकते हो। ये क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा। तो यही फॉर्मूला का एक सेकेंड रूप है, सेकेंड फॉर्म आप ऐसा भी बना सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा जीरो। सिग्मा यहां पे कंडक्टिविटी है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई जी अपॉन 2k_T। सिंपल मैंने क्या किया, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड था
उसको मैंने सीधा कंडक्टिविटी ले लिया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही तो कंडक्टिविटी निकलती है ना। तो सिग्मा ये क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा 0 कांस्टेंट है, इसको आप सीधा यही ले लो कि ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको छोड़ो आप, कांस्टेंट है, बाकी का तो मैंने बता दिया। मतलब यही बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। मतलब किसी एक टेम्परेचर में आपको कंडक्टिविटी बता दिया गया है तो किसी और टेम्परेचर में आप कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो है केवल सेमीकंडक्टर में लागू होगा, कंडक्टर में लागू नहीं होगा, मेटल में लागू नहीं होगा ये, क्योंकि मेटल में उल्टा होता है। मेटल में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, जैसे कॉपर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही, क्योंकि कॉपर में जैसे आप गर्म करोगे तो उसके एटम्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करता है ना उसको रोकता है। तो मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो बढ़ता है, वैलेंस बैंड में आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, ओके। अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कंडक्टिविटी कैसे होती है, सेमीकंडक्टर तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका जो टाइप्स है वो देखते हैं। सेमीकंडक्टर जो है ना, इसका 2 टाइप होता है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना 2 टाइप के होते हैं। पहला है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब इसका कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कैसे ये कंडक्टिविटी दिखाएगा, तो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कंडक्शन वैलेंस बैंड से किस में जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, है ना। वैलेंस बैंड से कहां जाएगा भाई, कंडक्शन बैंड में जाएगा। अब ये चीज आप सोचिए, एक और कॉन्सेप्ट यहां पे है। जैसे मान के चलिए वैलेंस बैंड में आपका मान के चलिए 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मान के चलिए यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पे, कंडक्शन बैंड में। तो यहां पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आएगा कंडक्शन बैंड में तो यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। यहां पे क्या क्रिएट होगी, एक वैकेंसी, है ना। अब ये वैकेंसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं होल। होल मतलब खाली जगह, गड्ढा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया भाई यहां पे तो उसकी जगह पे तो होल, गड्ढा रह गया ना, वैकेंसी रह गई, इसको बोलते हैं होल। तो खाली जो जगह रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, होल, है ना। इसको क्या बोलोगे, होल, HOLE। और ये आपका इधर चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में तो अपने पीछे क्या छोड़ के चला जाएगा, एक होल छोड़ के चला जाएगा। अब वैसे इस होल का तो अपना कोई चार्ज होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को तो अपना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन होल का अपना खुद का कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन ये होल जो है ना अट्रैक्ट करता है किसको, पास वाले इलेक्ट्रॉन को। ये पास वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खाली जगह देखेगा वहां पे कूद जाएगा। ये खाली जगह है, होल है, तो आसपास से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, तो ये जब पोजीशन अपना चेंज करेगा तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उस वैकेंसी को कौन भर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भरने जाएगा तो अपनी जगह पे खाली छोड़ के चला जाएगा, तो वहां पे एक होल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो होल भी फ्लो कर रहा है, देखा जाए तो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में तो ये खाली जगह छोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको फील करने, तो भाई ये यहां पे होल क्रिएट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको फील करने, तो अब होल ये हो गया।
तो होल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसके, इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है तो होल पीछे की ओर मूव कर रहा है। तो हालांकि होल का कोई चार्ज नहीं होता है, बट इसको हम मान सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को फ्लो में। ठीक है, तो जो कंडक्टिविटी जो मिलती है ना, वो दोनों से मिलती है, इलेक्ट्रॉन से भी और होल से भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से भी मिलेगी और होल से भी मिलेगी, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों चीज होगा, वैसे हर एक सेमीकंडक्टर में होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और होल होगा, लेकिन यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ होल के, किसके, नंबर ऑफ होल के, क्योंकि अब बाहर से कोई चीज नहीं डाल रहे हो, जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है उतना ही होल क्रिएट हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होगा, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, ओके। अब कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है आपका एन ई, यहां पे एन ई जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये वाला ई, ये जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू म्यू ई, ये म्यू आपको यहां पे है मोबिलिटी, म्यू ई को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना स्पीड वो मतलब जाता है, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज इंटू इसकी मोबिलिटी, है ना, प्लस ये इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी है, प्लस अब होल के कारण जो कंडक्टिविटी, उसके लिए एन एच मतलब नंबर ऑफ होल, एन एच मतलब नंबर ऑफ होल इंटू ई, यहां पे जो चार्ज लेंगे वो इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे, क्योंकि होल का अपना कोई चार्ज नहीं है, एक्चुअली में होल इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पे जो लेंगे ई ही लेंगे, ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एन ई इंटू म्यू एच, ये मोबिलिटी ऑफ होल होगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या क्या होता है, मैं इसको यहां पे पहले इस पेज में ले लेता हूं। सिग्मा में यहां पे क्या है भाई, कंडक्टिविटी, ठीक है, सिग्मा यहां पे है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का आपका यूनिट होता है ओम मीटर, मतलब पर ओम मीटर ऐसा होता है, ये -1 मतलब क्या है, पर ओम मीटर, ओम जो होता है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट है, तो अगर आप देखो रेजिस्टिविटी इसी का इनवर्स जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसी का इनवर्स, कंडक्टिविटी का इनवर्स ही तो रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, अब आगे एन ई को क्या बताया मैं, एन ई जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ठीक है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आई थिंक होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, -19 ये होता है, और ई हो गया म्यू ई, मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ ई है मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका यूनिट आपको देखने को मिलेगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है, ठीक है, और ऐसे ही म्यू एच, ये आपका मोबिलिटी ऑफ
होल होगा, सेम यूनिट होगा, मोबिलिटी ऑफ होल म्यू एच। ठीक है, तो ये सब है। तो आपको यहाँ पे जो कंडक्टिविटी मिल रही है सेमीकंडक्टर की, वो दोनों से मिल रही है, किससे? इलेक्ट्रॉन से भी और होल से भी। तो ये होगा, है ना। अब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, दोनों बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल। जैसे मैंने बताया ना, इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल होता है। तो यहां पे मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये होता है ना। तो मैं इसको एक ही बोल सकता हूं, मैं इसको एन आई नाम दे सकता हूं। एन आई नाम क्यों दे रहा हूं? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोल देता हूं मैं। एन आई मतलब इंट्रिंसिक, है ना, इसको कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो। तो एक ही मैं ले सकता हूं दोनों को, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप इसको यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो। मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये ई और एन दोनों कॉमन हो जाएगा। एन आई ले लेता हूं इसको मैं, और ई ये कॉमन निकाल देता हूं। तो ये हो जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच। ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। क्यों मैंने बाहर कर दिया? क्योंकि भाई नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो एन और एच को मैंने नंबर ऑफ आई दे दिया, नाम आई क्यों दे दिया? क्योंकि इंट्रिंसिक है, तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी बोल देते हैं इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल एक ही है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मैंने इसको कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। तो यही दो फॉर्मूला यूज होगा, याद रखना। जितने भी अभी आप लोग, जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है ना गेट में, जितना भी, ये इन्हीं दो फॉर्मूला से बनेगा। कौन कौन से फॉर्मूला से? आपका ये वाला फॉर्मूला, ये आर्हीनियस इक्वेशन वाला है, ये और ये आर्हीनियस इक्वेशन वाला फॉर्मूला है। दूसरा ये वाला जो फॉर्मूला है कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी, और ये इसका अपोजिट होता है वो रेजिस्टिविटी होता है। दो ही फॉर्मूला तो आपको याद रखने हैं बस। उसके बाद जितना क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, अब दूसरे टाइप का जो होता है वो है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सेकंड टाइप जो है, जो सेकंड टाइप है वो क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक मिनट ना। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से और ऐसे एलिमेंट डालते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल को इंक्रीज कर सके, मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। देखो, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, मैंने क्या बताया, प्योर फॉर्म में रहता है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इंक्रीज होगा, और कोई रास्ता नहीं है कंडक्टिविटी को बढ़ाने का इंट्रिंसिक में, क्योंकि वो प्योर है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मतलब इसमें मिलावट, मिलावट कर देते हैं। मिलावट मतलब जैसे अलॉइंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके का हम लोग इसमें डाल देते हैं एक्स्ट्रा अलॉइंग एलिमेंट, जिसको हम डोपिंग बोलते हैं। अलॉइंग एलिमेंट नहीं बोलते यहाँ पे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, क्या कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, डोपिंग करते हैं। ठीक है, तो ये डोपिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, दो टाइप का होता है। वो कौन सा एलिमेंट आप उसमें डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप होता है, इसके अंदर दो टाइप आता है। पहला एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप, इसमें क्या क्या हम डालते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है?
जब हम ऐड करते हैं, जब हम डोपिंग करते हैं, जब हम डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट मटेरियल को, पेंटावैलेंट एलिमेंट को जब डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंट मतलब जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसको जब आप ऐड करते हो तब ये बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों होता है कि पेंटावैलेंट करेंगे तो ये एन टाइप क्यों बनता है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहां पे, ये वाला। मैंने क्या बताया है, सिलिकॉन का एग्जांपल दिया था, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको अपना पूरा कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल स्टेट में जाने के लिए 4 और चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे 4 के बजाय आप ऐसे एलिमेंट डाल रहे हो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको भाई जरूरत 4 वाले की थी, लेकिन आप डाल क्या रहे हो, पेंटावैलेंट डाल रहे हो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन तो बढ़िया जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वहां पे। पेंटावैलेंट में यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 कहां चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बना लेगा आपका बॉन्ड, है ना, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बचेगा, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन जो बचा ना आपका, यही आपका अवेलेबल रहेगा एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए वही एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, वही आपका कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो आप, एक आप ऐसा एलिमेंट डाल दो जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, पीरियोडिक टेबल पे 5वें नंबर पे आता है, 5वें कॉलम में, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है एक, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाता है यहां पे। तो यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। कौन कौन सा मटेरियल ऐसा है जो पेंटावैलेंट है, तो यहां पे आपका है फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी। याद रखना इसको, ये आता है थ्योरी क्वेश्चन में, आया हुआ है कई बार। अगर आप फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी डालते हो, ये पेंटावैलेंट एलिमेंट है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप डालते हो तो क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब आप इसको डालते हो। तो आ जाता है कई बार कि कौन सा एलिमेंट डालने पे एन टाइप बनेगा, तो आप याद रखो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है, ये डालने से आपका एन टाइप बनता है। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आता है कि भाई जब आप पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट कोई एलिमेंट डाल रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगी नंबर ऑफ होल के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ होल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, क्योंकि आप भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, होल तो जितने उतने ही रह जाएंगे, है ना, इंट्रिंसिक में जितने होल थे उतने ही रहेंगे, आप एक्स्ट्रा डाल के आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ होल से बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, जो मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब जो मैक्सिमम जो चार्ज वो कैरी करेगा, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि मैक्सिमम जो कंडक्टिविटी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन से मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, यहाँ पे माइनॉरिटी मतलब जो थोड़ा बहुत चार्ज कैरी कर पाएगा, वो होगा होल, ठीक है ना, ये होगा। ये किस केस में होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। मतलब अगर आप फॉर्मूला देखोगे, जो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया कि ये दोनों से मिलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू ई प्लस
NHE/μH, ये होता है ना फॉर्मूला भी मैंने बताया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आप इस वाले टर्म को आप छोड़ भी सकते हो, मतलब इस यहाँ पे आप ये वाले टर्म को आप हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप जीरो भी मान लो, इसके कंपैरिजन में इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपली आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आप ये कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू म्यू, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा नंबर ऑफ होल और मोबिलिटी ऑफ होल, तो आपको सोचना नहीं है कि क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो एन टाइप है तो इसके कंपैरिजन में इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो आप इसको एज ए जीरो कंसिडर कर सकते हो। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एन टाइप हो गया, अब एक और टाइप होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड नंबर का क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। है ना, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब हम ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन को डोपिंग कराएंगे। डोपिंग किसका कराओगे, ट्राईवैलेंट एलिमेंट लिख देता हूं मैं। जैसे एग्जांपल के लिए कौन कौन सा है, आपका बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और एक और है, बट मैं इसको देख के आपको बता रहा हूं। अच्छा, दो है यहां पे, गैलियम और ईडियम। ठीक है, गैलियम है और ईडियम है, साथ साथ बता दिया क्योंकि बाद में और कहां मैं बताते रहूंगा, है ना, बाद में याद भी नहीं रहता है, तो और याद रख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, और ईडियम। तो ये चार हैं, चार एलिमेंट है, तो किसी एक का कर सकते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ट्राईवैलेंट एलिमेंट। अब ये क्या देगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन जब ये प्रोवाइड करेगा तो दिक्कत क्या है, चाहिए आपको 4, जरूरत कितने की है, 4 की, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको उसको 4 की जरूरत है स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, लेकिन आप दे कितना रहे हो, केवल 3 दे रहे हो। तो 3 के साथ तो बढ़िया बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जो सिलिकॉन के पास बच गया, उसके पास तो बॉन्ड बनाने के लिए वही नहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिलिकॉन को कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4, लेकिन दे कितना रहे हो आप, 3। तो भाई सिलिकॉन का एक एटम तो भाई क्या हो जाएगा, नहीं बना पाएगा बॉन्ड, मतलब वो जगह खाली रह जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे होल क्रिएट करेगा। जरूरत 4 की थी, आप दे 3 रहे हो, मतलब एक जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम दिए, इससे क्या होगा, होल क्रिएट होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ होल होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने कम दिया है। इसका मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, होल होगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो पिछले वाले फॉर्मूले में हमने इलेक्ट्रॉन वाले को कंसीडर नहीं किया था, जीरो ले लिया था, उससे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ होल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई की वैल्यू वही आती है ना, दोनों में सेम रहता है, और ये मोबिलिटी ऑफ होल, तो ऐसा हो जाएगा ये किसके लिए, पी टाइप के लिए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को आप हटा सकते हो, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है, वो कम होने की वजह से इसको आप जीरो ले सकते हो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है,
है ना। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी है। इससे ज्यादा आप चाहो तो पढ़ सकते हो, काफी सारे अगर आपको सोर्स मिल जाएंगे, बट न्यूमेरिकल बनाने के लिए और थ्योरी क्वेश्चन एक दो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको इतनी ही चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आप ट्वेल्थ में तो इससे ज्यादा ही पढ़े होगे। ट्वेल्थ में तो इसके अलावा फिर जंक्शन भी आता है, पीएन जंक्शन, गेट बनाना, एंड गेट, नॉर गेट, आपको याद होगा। वो हमारे इसमें पार्ट में नहीं है, ठीक है, हमसे पूछा नहीं जाता है गेट में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट याद रखोगे और इतने फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। चलिए अब हम ना काम खत्म नहीं हुआ, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए जो प्रीवियस जो गेट में आया हुआ है ना वो क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आप लोग यही लाइव में रहना है ना। मैं जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन की पीडीएफ है इसको मैं भेज रहा हूं इसमें बोर्ड में। जल्दी से इसको आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। और जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूं उसको आप पूरा आप नोट करिए। कॉपी मैं बोल भी चुका हूं पहले भी, कॉपी आपको बनाना है सभी को, है ना। कॉपी बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसको रफ कॉपी में मत सॉल्व करिए। उसको भी एक फेयर कॉपी बढ़िया सा बना लीजिए और उसमें आप सॉल्व कीजिए। भले जल्दी वही करो लेकिन आप सॉल्व करिए अच्छे से, क्योंकि रफ कॉपी में बनाओगे तो कहीं वो खो जाएगा। वो खो जाएगा फिर आप उसका यूज भी कर पाओगे, कभी आपको देखना रहा कि आपने बनाया कैसे है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे जैसे नया टॉपिक पढ़ते हो पीछे का टॉपिक थोड़ा सा भूलते जाते हो, तो कभी कभी बीच बीच में रिवाइज करना पड़ता है। तो आप फेयरली उसको बढ़िया बनाए रहोगे, बढ़िया फॉर्मूला लिखे रहोगे तो तुरंत आपका रिवाइज हो जाएगा, तुरंत 1 मिनट में रिवाइज कर लोगे। लेकिन वही अगर प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए रहोगे तो दिक्कत क्या आएगी कि बार बार आपको उसी चीज को बार बार करना पड़ेगा, है ना। क्या बोलो, मतलब बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल फॉर्मूला को कहीं कहीं से खोजना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा उसमें, वो समय खाएगा आपका। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा टाइम की वैल्यू इंक्रीज होगी फिर, है ना। आपका टाइम भी एकदम कीमती हो जाएगा। अभी टाइम ज्यादा है तो ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पास तो समय है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का टाइम जल्द आएगा ना, आपको पास कंटेंट बहुत रहेंगे पढ़ने को, ठीक है, समय कम बचा रहेगा, तो उस समय होती है हड़बड़ी, तो उसी से बचना है आपको। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाना है। और एक और फायदा है प्रॉपर नोट्स बनाने का कि मान के चलिए इस बार उस लेवल का रैंक आपका नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी तो कोशिश आपको करना है कि बेस्ट रैंक आपको लेना है। अगर मान के चलिए किसी वजह से नहीं हो पाई तो नेक्स्ट टाइम अगले साल फिर आप तैयारी करोगे, मान के चलो, तो भाई नेक्स्ट टाइम फिर शुरू से थोड़ी ना तैयारी करोगे, फिर वही सिरे से। आपकी ऑलरेडी जो नोट्स बन चुकी होगी ना, वही तो आपका एक तरह से एसेट है इस साल का, जो आप मेहनत किए हो वही नोट्स तो अगले साल फिर काम आएगा आपको। उसी नोट्स की बदौलत की आपको और तैयारी पुख्ता होगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो नोट्स नहीं बना रहे हो मतलब क्या हो रहा है कि अब जो पढ़ रहे हो ना उसकी वैल्यू आपको कम हो रही है, ठीक है, फिर आपको वापस दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाओ। 9 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं जितना क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाए। हाँ, ये सिंपल सा थ्योरी 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 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, वेन ए बोरॉन, मतलब बोरॉन क्या ट्राइवेलेंट है, when boron trivalent is doped to silicon the resulting material is,
तो जब आप बोरॉन का डोपिंग करोगे, डालोगे सिलिकॉन में, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप का, एन टाइप का सुपर कंडक्टर बनेगा, इंसुलेटर बनेगा। तो सिंपल, अभी मैंने बताया ट्राइवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब वो होल क्रिएट होता है, तो ये होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या होगा? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को रहने देता हूं, 2020 में आया है, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। इसको डायरेक्टली मैं बता दूंगा तो दिक्कत क्या होगी ना, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा लगने लगेगा कि अभी से टॉपिक एकदम वो हो गया है, टफ हो गया है। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये भी इजी है, बट थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा स्टेप ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप करके ये वाला क्वेश्चन को बनाता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। पहले इसको बनाएंगे, फिर उसको बनाएंगे। चलिए, यहां पे क्वेश्चन देखो, फॉर इंट्रिंसिक सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। यहां पे देखो गिवन दे दिया गया है कि इंट्रिंसिक है सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे बराबर है, कोई डोपिंग नहीं किया गया है। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन को कॉन्सेंट्रेशन एंड होल कॉन्सेंट्रेशन, देखो दोनों एक साथ दिए गए। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 इंटू 10 की पावर 16। तो गिवन आप लिखते जाओ। सबसे पहले भाई गिवन में ये लिख लो कि ये है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या है? ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, और वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है। एंड द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज आर, इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटीज दी गई है अलग अलग, है ना, 0.1 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली। मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0.1। ठीक है, 0.1 है ना, 0.1। यूनिट इसका क्या है? मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली में ये होगा पर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पर वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये है। और म्यू एच, होल की मोबिलिटी कितनी है? 0.2 है, सेम यूनिट रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होगी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं, मतलब ई की वैल्यू दे दी गई है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, शायद ये कूलाम होता है इसका जो यूनिट होता है। ठीक है, चलिए, ये दे दी गई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पे कोई यूनिट चेंज वगैरह नहीं करना है, सीधा आपको वैल्यू रखनी है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताया है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस ये इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी मिल रही है वो ये हो गया। अब होल के कारण जो मिलती है उसके लिए नंबर ऑफ होल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ होल। तो बस फॉर्मूले में रखते जाइए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का तो एक ही है, तो आप चाहो तो यहां पे दोनों को कॉमन निकाल सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? केवल एन लिख सकते हो, एन ई म्यू ई प्लस म्यू एच, ऐसा लिख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल एक ही है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया। वो किसका है? वैल्यू कितना है? 10 की पावर 16 है। इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यही है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना, ब्रैकेट में। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 0.1, होल की मोबिलिटी 0.2।
V 0.1 प्लस 0.2। बहुत ही आसान है, सीधा कैलकुलेट कर दीजिए कैलकुलेटर से। 10 की पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 0.1 प्लस 0.2, यहाँ पे आ जाता है 4.8 इंटू 10 की पावर -4 पर ओम मीटर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 4.8 इंटू 10 की पावर -4 पर ओम मीटर। ठीक है, ये इस तरह का बनेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिख भी दिया है, देखो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया है ना, 4 पॉइंट इंटू 10 की पावर -4, मतलब ताकि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है, वैसे ही बनने वाला है। यहां पे भी बोल रहा है फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, 2017 का क्वेश्चन है ना। फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे कंडक्टिविटी दे दी गई है। यहाँ पे गिवन में पहले लिखो कि ये भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मैं इतने ज्यादा लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि आप लोग के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना। अगर एग्जाम में मुझे बनाना रहेगा तो मैं शायद ना लिखूं इतना, बट लिखना चाहिए, गिवन को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए ताकि कहीं पे मिस्टेक होने के चांस ना हो, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, फिर रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी दे दी गई है पहले ही आपका 10 की पावर -6 पर ओम मीटर, है ना। ये एक्चुअली में आपका ये पर ओम मीटर है। आगे बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन इन होल मोबिलिटीज आर, दोनों का मोबिलिटी दे दी गई है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 0.75 है और होल की मोबिलिटी 0.06 है, 0.06 है। ठीक है, द इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वो आपको निकालना है। यहाँ पे इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, सिंपल बोल रहे हैं एन की वैल्यू निकालनी है आपको। एन इलेक्ट्रॉन या एन होल इज इक्वल टू एन आई। इसी को मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर है, मतलब उसको मैं एन आई लिख सकता हूं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोल सकते हो, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इसी का हमको पता लगाना है कि कितना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब कितना है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एन आई या एन। सिंपल बात बोल सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने जो एन लिया है ना, मैं इसको एन आई लिख सकता हूं ऐसे। यही तो है जो आपको निकालना है, सिंपल। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला रखिए, सिग्मा इज इक्वल टू आपका पूरा लिख देता हूं, एन ई कैपिटल ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच। अब जैसे मैंने क्या बोला कि एन ई इज इक्वल टू एन एच, नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, एन आई बोल सकते हो। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इसी को बोल रहा है एन आई, मतलब सिंपली मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू एन आई ई म्यू ई प्लस म्यू एच। सबकी वैल्यू तो दी गई है ना, खाली एक का वैल्यू निकालना है, एन आई का। कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 इज इक्वल टू एन आई आपको तो निकालना है। ई की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, इनटू इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी दी गई है 0.75 और 0.06, 0.75 प्लस 0.06। बस करना क्या है, एन आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एन आई इज इक्वल टू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.75
प्लस 0.06। कैलकुलेट कर सकते हैं अब सीधा आप 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.75 प्लस 0.06। ये लगभग n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7.71 इंटू 10 की पावर 12। ये नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई 7.7 इंटू 10 की पावर 12। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। फॉर्मूला एक ही है, बस क्या था पिछले क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछ दिया गया था, इस केस में आपको ये इन आई की वैल्यू पूछ रहा है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की। फॉर्मूला वही हमने यूज किया है बस, ठीक है। आंसर भी देखो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था यहाँ पे, देखो ये 7.7 इंटू 10 की पावर 12 पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका यूनिट जो होता है वो पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इस तरीके का बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हो बिल्कुल। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे अब। 2010 का क्वेश्चन है ये। सिलिकॉन इज डोप्ड विथ आर्सेनिक। यहां पे देखो ये इंट्रिंसिक नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा क्योंकि डोपिंग हो रहा है। तो सिलिकॉन इज डोप्ड विथ आर्सेनिक, ठीक है। और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बोल दिया गया है कि इतना हमने डोपिंग किया है 10 की पावर 20 एटम्स पर मीटर क्यूब। मतलब ये एक तरह से बोल सकते हो कि आर्सेनिक है। आर्सेनिक मतलब आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आपका रहेगा। ये सीधा सा बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन, ये जो बोल रहा है ना वो आपको समझ जाना है कि आर्सेनिक आप यूज कर रहे हो, आर्सेनिक डाल रहे हो तो आर्सेनिक बनाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब ये पेंटावेलेंट है तो इलेक्ट्रॉन देता है एक्स्ट्रा। तो ये इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर 20 एटम्स पर मीटर क्यूब, है ना। आगे बोल रहा है एट रूम टेम्परेचर दी इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज, दोनों की मोबिलिटीज दे दी गई है। तो सीधा मैं गिवन पहले लिख देता हूं, है ना। गिवन तो एक चीज पहले मैंने लिख देता हूं कि भाई ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बता रहा है, ये आपका एन टाइप बनाएगा। क्या बनाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो दिया गया है ना वही है 10 की पावर 20, ठीक है। एटम पर मीटर क्यूब, एटम पर मीटर क्यूब मतलब वही है कि जितने एटम जो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। आप इसको सीधा ऐसा ना लिख के ये लिख सकते हो पर मीटर क्यूब सीधा, ठीक है। आगे बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन इन होल मोबिलिटीज, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है 0.14 और होल की मोबिलिटी है 0.05, ठीक है। द कंडक्टिविटी पूछा है एट रूम टेम्परेचर फॉर सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक, ठीक है। यूनिट आपको हमेशा याद रखना, यूनिट मैंने पहले ही बताया था ना, मीटर स्क्वायर, है ना, पर वोल्ट पर सेकेंड, ये सेम है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सो सिंपल कंडक्टिविटी कैसे आएगी? यहां पे अब ध्यान दो, आप यहां पे बोलोगे कि होल का तो दिया ही नहीं गया है कॉन्सेंट्रेशन, तो होल का कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने बताया था ना कि अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ होल से, तो आप होल वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, तो होल वाले पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को यूज करना इस बार आपको, होल वाले पार्ट को भूल जाओ क्योंकि वो एन टाइप है,
क्योंकि इसके कंपैरिजन में होल का जो कंडक्टिविटी मिलेगी ना, होल से जो कंडक्टिविटी वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, सबको वैल्यू डालते जाइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 20 है ना, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। इसको याद कर लेना आप लोग, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को याद कर लेना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि हो सकता है दिया भी रहे या नहीं भी दिया रहेगा, तो याद होना चाहिए आपको। हो सकता है ना दिया रहे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0.14। 0.14 बस, इसमें करना ही कुछ नहीं था। वैल्यू डालिए, कैलकुलेटर में आ जाएगा आंसर। 10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 0.14 आ जाएगी यहाँ पे कंडक्टिविटी आपका 2.24। ये आपका पर ओम मीटर ये होगा आंसर आपका। ठीक है, इजी था 2.24। ये आपका ऑप्शनल था, तो देखो 2.24 ये बी होगा ऑप्शन यहाँ पे आंसर। 2.24 राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसा है, समझ में आया? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब इससे पहले ना जो पहला क्वेश्चन छूटा था ना, अब उसको बना लेते हैं, क्योंकि मैंने उसको छोड़ा था कि पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो करके, टफ है थोड़ा करके, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये आपका 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे है, जोन रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन रिजल्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, जोन रिफाइनिंग कर रहे हैं सिलिकॉन का। तो जोन रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन रिजल्ट इन रेसिडुअल फास्फोरस कंटेंट। जो रेसिडुअल फास्फोरस का कंटेंट है, जोन रिफाइनिंग के बाद कितना फास्फोरस बच जा रहा है 0.1 पार्ट्स पर बिलियन। मतलब 1 बिलियन सिलिकॉन एटम के पीछे केवल 0.1 किसका एटम है, आपका फास्फोरस का है ना। ये बोल रहा है अल्टीमेटली 0.1 पार्ट पर बिलियन, मतलब 1 बिलियन। 1 बिलियन इज इक्वल टू आपका लगभग क्या होता है 100 करोड़ होता है। तो 100 करोड़ एटम में आपका केवल 0.1 फास्फोरस का एटम है। ठीक है ना। इस हिसाब से मतलब 1000 करोड़ हो गया। 1000 करोड़ सिलिकॉन एटम के पीछे एक फास्फोरस का एटम है। ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे देखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस जोन आर रिफाइंड सिलिकॉन इज। मतलब इस जोन रिफाइंड सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कितनी होगी, अब ये पूछ रहा है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है। एवोगेड्रो नंबर दिया गया है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन दिया गया है 2.33 पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। एटॉमिक वेट आपका दिया है फास्फोरस का 30.97, ये ग्राम में ही होगा। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो आप, क्या चीज नहीं दी गई है क्वेश्चन में, ये देखो आप गिवन के हिसाब से। भाई तो गिवन में अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले गिवन में तो आप पता चल गया क्या दिया है। अब आप एक चीज सोचो कि फॉर्मूला क्या है आपका निकालने का कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला तो वही है, सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखो फास्फोरस आप डाल रहे हो तो फास्फोरस है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब ये बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या फॉर्म कर रहा है ये, भाई ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या है भाई, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भाई आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया है,
बाकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिया गया है और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया, उसी की बस कमी है क्वेश्चन में। वही आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, वही आपको निकालना है जो ऊपर दिया गया उसके हिसाब से। तो ये बोल रहा है कि मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन है फॉस्फोरस का, 0.1 ppm है, पीपीबी है, मतलब पीपीएम भी नहीं है, पीपीबी है, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, यही थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा यहाँ पे समझना आप। ठीक है, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला जब मैं पढ़ाया था ना यूनिट, तो उस समय मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, डेंसिटी वाला। ठीक है, मतलब किसी भी मेटल या एलिमेंट का थ्योरेटिकल डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वहां से आपको ये क्वेश्चन ये बनेगा, थ्योरेटिकल डेंसिटी। इसका फॉर्मूला था रो इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी का क्या होता है सिंपल से, अगर आप मीनिंग देखो तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास यहां पे किसका था आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मतलब क्या है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एटम, तो एन नंबर ऑफ एटम था। ठीक है, और फिर आपका था एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को मैं ए से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय यहाँ पे था आपका एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, फिर इनटू था यहाँ पे वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, ये इसका क्या है भाई, ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, मतलब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ, जैसे अगर एफसीसी था तो नंबर ऑफ एटम 4 था, तो ये वैल्यू 4 हो जाती थी, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, मतलब ये एक्चुअली में एटॉमिक मास को दिखाता है, डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहां पे आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो ये हम इधर हम सिलिकॉन की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये डेंसिटी किसका है, सिलिकॉन की डेंसिटी है। ठीक है, सिलिकॉन की डेंसिटी है। हम भी फॉस्फोरस, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के बेस पे निकलेगा, लेकिन फॉस्फोरस के बेस पे निकालोगे कैसे, पहले आपको नंबर ऑफ सिलिकॉन को निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम निकालोगे, उस हिसाब से बोला गया है कि उसके 1 करोड़ एटम के पीछे एक फॉस्फोरस का एटम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही बात बोल रहा है, 0.1 ppb बोल रहा है। तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, सिलिकॉन एटम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है आपको। तो आप क्या करो, इसको फॉर्मूले जब आप ये करोगे ना, तो एन अपॉन वी, ये एन अपॉन वी को ले लो, बाकी उधर भेज दो, तो ये रो एन अपॉन ए हो जाएगा, एटी लिख लो, एटॉमिक वेट। ये आपका आ गया नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। पहले ये निकालो, उसके बाद फॉस्फोरस का इसके बेस पे कंटेंट निकालना है, पार्ट्स पर बिलियन जो दिया है ना, 0.1 पार्ट्स पर बिलियन, वो निकलेगा। पहले ये निकालो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम, यहां पे आप लिख दो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से निकलेगा, तो निकालिए। रो मतलब डेंसिटी की वैल्यू दे दी गई है सिलिकॉन की, कितनी है, सिलिकॉन की डेंसिटी यहां पे देखो दी गई है 2.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका 2.33। ठीक है, अब एक चीज यहां पे ध्यान दो, सेंटीमीटर बोला है यहां पे, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन बाकी जगह तो मीटर दिया है ना। ठीक है, बाकी जगह तो मीटर में दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि इधर मोबिलिटी आपकी मीटर में है, तो इसको भी आपको मीटर में पहले निकालना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर क्यूब दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको मीटर में निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, वो आपको कैसे होगा, पर है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपका इधर
नीचे आपको क्या हो जाएगा, वो 10 की पावर माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2.33 क्या है, ये 2.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको पता है कि भाई कि 1 मीटर में 100 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है ना। तो बस मैंने वही अप्लाई किया है। अब वो पर है, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए मैंने क्या लिया है, इसको नीचे साइड लिया है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 की पावर 3, ये रो हो गया, मतलब डेंसिटी का हो गया। अब ये है एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ये वाला। ठीक है, 0.6.02 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एवोगेड्रो नंबर है। ठीक है, इंटू नीचे में आपका एटॉमिक वेट दिया है। तो एटॉमिक वेट मुझे जहां तक लगता है यहाँ पे देना चाहिए था सिलिकॉन का, यहाँ पे दिया, लेकिन फॉस्फोरस का पता नहीं क्यों, बट हम उसको फॉस्फोरस पे लेके चलते हैं। एक्चुअली में सिलिकॉन का देना चाहिए मेरे हिसाब से, बट जो भी है दिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि एटॉमिक वेट सिलिकॉन का कितना होता है। सिलिकॉन का 28 है और फॉस्फोरस का चेक करता हूं मैं, 30। हालांकि फॉस्फोरस का दिया, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसी का ही एटॉमिक वेट लेंगे, 30.97। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट है ना, तो ये हो जाएगा 30.97। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपका निकल आएगा। सीधा कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2.33 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन ये 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा इंटू 30.97। ये आपका निकल के आ गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम 4.53 इंटू 10 की पावर 28। इतना नंबर ऑफ एटम है सिलिकॉन का पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब बोल रहा है कि भाई फॉस्फोरस जो देगा इलेक्ट्रॉन हमको, अब इससे थोड़ा ना चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो आपका निकलेगा फॉस्फोरस के आने से, एन टाइप है। तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस कैसे निकालोगे, एटम नंबर ऑफ फॉस्फोरस कैसे, एटम कैसे निकालोगे। तो देखो क्वेश्चन में ही दिया है यहाँ पे कि फॉस्फोरस का कंटेंट कितने हैं, 0.1 पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है। ठीक है, तो 1 बिलियन के पीछे केवल 0.1 फॉस्फोरस का एटम है। तो बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है। ठीक है, 100 करोड़ होता है, उसके बाद भी 0.1 दे दिया गया है, मतलब 1000 करोड़ एटम के पीछे आपका एक फॉस्फोरस का एटम है। तो आप इसको डिवाइड करो, किससे, 1000 करोड़ से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, इस तरफ लिखता हूं मैं, थोड़ी मेरी राइटिंग खराब बन रही है यहाँ पे। मतलब नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, यही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि भाई एक फॉस्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्स्ट्रा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है सिलिकॉन का एटम कितना है, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम डिवाइडेड बाई 1000 करोड़, कितना होता है, ये लगभग आपका आता है 10 की पावर माइनस 10 आई थिंक आता है, सॉरी 10 की पावर माइनस 10 तो ऊपर जाके होगा, ये आपका 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो 10 की पावर 10 हो जाएगा ये। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितना है, मतलब एक तरह से इसको बिलियन में ही लेना है, पार्ट्स पर बिलियन बोल रहे हैं ना, तो एक मतलब सिंपल है, हमने उससे डिवाइड कर दिया, तो ये 4.53 आपका हो जाएगा 4.53 इंटू 10 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10 हो जाएगा ये, क्योंकि पार्ट्स पर बिलियन जैसे बोला इस हिसाब से। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 रह जाएगा ना, 8 रह जाएगा एक्चुअली में, है ना, हाँ 18 रह जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला है, अब आपको सिंपल फॉर्मूले में डालना है। अब सिंपल फॉर्मूला क्या था कंडक्टिविटी का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप रख दीजिए सीधी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है 4.5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू मोबिलिटी है, मोबिलिटी कितनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.2 है, 0.2 है, तो ये कंडक्टिविटी देखो निकल के आ जाएगी 4.5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.2, ये लगभग निकल के आ रहा है 0.14 है ना पर ओम मीटर। ये आपका आंसर है 0.14। कितना आंसर है 0.14। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगा इसका आंसर, आपको ना किसी सॉल्व पेपर वाले बुक में भी ये आंसर नहीं मिलेगा अच्छे से, जिस तरह से मैंने समझाया ना, इतनी आसानी से कहीं भी आप किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत दिक्कत होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, खुद से अगर सॉल्व करना है तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बना लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं। 2016 का है ये। ओके, यहां पे देखो क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहां पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें बैंड गैप है, इंट्रिंसिक है, यहां पे देखो बैंड गैप बोल रहा है, मतलब ईबी, बैंड गैप कितना दिया है 1.18 ईवी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटीज, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दी गई है आपका 0.5 और होल की मोबिलिटी दे दी गई है 0.25। ठीक है, आगे बोल रहे हैं रेस्पेक्टिवली, हो गया एट 400 केल्विन, टेम्परेचर दे दिया गया यहाँ पे 400 केल्विन। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मतलब कैपिटल एन की वैल्यू दे दी गई है, कितना है 5 इंटू 10 की पावर 25। इतना वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है अगर आप देखोगे क्वेश्चन के हिसाब से तो। ठीक है, अब यहां पे आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, तो यहां पे थोड़ा सा ये है कि आपको ना सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में गया नहीं है ये अभी। ठीक है, कंडक्शन बैंड में गया नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ईजी एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय 2kT, ये मैंने आपको बताया था। तो पहले यहां से आपको क्या निकालना है,
पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में, फिर उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा सीधा फॉर्मूला में। ठीक है, चलिए फिर यही निकालिए जल्दी से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल एक ही होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कैपिटल एन का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 25 है, इंटू एक्सपोनेंशियल एनर्जी गैप Eg की वैल्यू कितनी दी गई है 1.18। अब यहाँ पे K का वैल्यू आपको दिया नहीं गया एक्चुअली में, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा उसको कहीं से। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू दिया नहीं है जबकि देना चाहिए यहाँ पे, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ईवी में लेना है, तो ये वैल्यू आपका लगभग आता है 2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 8.6 इंटू 10 की पावर -5, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, इंटू टी, टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है, तो 400 हो जाएगा। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग को निकालना पड़ेगा पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, तो ये निकालिए 5 इंटू 10 की पावर 25 इंटू ई की पावर -1.18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 400। ये लगभग निकल के आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड 1.78 इंटू 10 की पावर 18। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में फॉर कंडक्शन। बस हो गया। अब आपको वही फॉर्मूला लगाइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल एक ही होगा, ई की पावर म्यू ई प्लस म्यू एच। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने निकाला 1.78 इंटू 10 की पावर 18 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है ना, इंटू दोनों की मोबिलिटी दे दी गई है, देखो 0.5 और 0.25, तो 0.5 प्लस 0.25। अब सिंपल है, कैलकुलेट कर दीजिए सीधा। तो यहां पे सिग्मा की वैल्यू निकल के आ जाती है 0.213 है ना ओम पर मीटर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ओके, सिंपल है। हमने क्या निकाला, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड निकाला, फिर सिंपल फॉर्मूले में हमने रख दिया। तो ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आप लोग कल ट्राई करके आइए। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसमें कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, तो ये शायद ये बन नहीं पाएगा, ये शायद इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप लोग कल बना के आइए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया गया है, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला से ही बनेगा, जो अभी मैंने दिखाया ना, इसी से ही बनेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसी फॉर्मूले से बनेगा। बस यहाँ पे क्या आपको करना पड़ेगा, इस केस में ना, या आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी वाला लेना पड़ेगा, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा जीरो वाला, एन की जगह सिग्मा लेना पड़ेगा कंडक्टिविटी का। क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में देखो दिया गया है 300 केल्विन में ये कंडक्टिविटी दे दी गई है और 500 केल्विन में ये कंडक्टिविटी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एनर्जी गैप निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो वही फॉर्मूले का यूज हो गया, आपको एनर्जी गैप निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सबकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसको आपको कल बना के आना है। ओके, चलिए फिर बना के आइए, मुझे व्हाट्सएप पर ही बना या नहीं बना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, अगर नहीं दिया रहेगा ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आपको लेना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को याद कर लो आप, ये वाला वैल्यू है, ये केवल ईवी का फॉर्मूला है, इसका जो यूनिट होगा वो ईवी में है। ठीक है, तो केवल यहीं पे अप्लाई कर सकते हो ईवी वाला। तो हाँ, याद कर लेना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को याद रख लेना, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको याद करना पड़ेगा। दो चीज आपको यहां से याद करनी पड़ेगी, अगर नहीं दिया रहा तो फिर भाई आपको तो
आंसर बनाना है आपको तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो इसको याद कर लेना और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद कर लेना, ठीक है। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग कल बना के आओ, कल है ना, मुझे बताना बना या नहीं बना, अगर नहीं बनेगा तो मैं कल फिर से तो बना के बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर ओके, तो क्लास यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कल मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक मटेरियल से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो वाला पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक वाला, और पॉलीमर वाला क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और उसके बाद जो बचे हुए कुछ न्यूमेरिकल्स है फिजिकल मेटलर्जी के, जैसे वैकेंसी वाला क्वेश्चन बचा हुआ है कुछ, ठीक है, फिर माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन बचा हुआ, मैग्निफिकेशन ग्रेन साइज वाला, वो जो बचे हुए क्वेश्चन है कल बनाने का ट्राई करेंगे। कल नहीं होगा तो एक दिन और लगेगा मैक्सिमम, फिर ये फिजिकल मेटलर्जी आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम मैकेनिकल मेटलर्जी पढ़ना चालू करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।